गुड मॉर्निंग। आर के विज्ञान कृषि कॉलेज कालवाड़ में ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम जो राष्ट्रीय दल है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले जो राष्ट्रीय दलों के बारे में चर्चा की गई उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और रालोपा। तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय दल है, चौथा राष्ट्रीय दल बहुजन समाजवादी पार्टी है। इसको हम सभी बसपा के नाम से भी जानते हैं। बसपा से अभिप्राय है बहुजन समाजवादी पार्टी। इसका जो चुनाव चिन्ह हाथी है, चुनाव चिन्ह हाथी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के पीछे जो विचारधारा है, विशेषकर जो दलित वर्ग है उसको ऊपर उठाना और उनको संसद भवन में दलितों को आगे लाना है। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी जो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज की मुख्यधारा में जुड़ नहीं पाए हैं और जुड़ नहीं पाए हैं, तो निश्चित तौर पर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी स्वर्गीय श्री काशीराम जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी, साहू महाराज, महात्मा ज्योति फुले, परियार, स्वामी नायकर आदि से विचारों से प्रेरित होकर देश में जो व्याप्त भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए, दलितों के उत्थान के लिए 14 अप्रैल 1984 में स्वर्गीय श्री काशीराम जी के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की। तो हम सबको ये विदित होना चाहिए कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाज की जो मुख्यधारा से अलग हट चुके थे। जब देश आजाद हुआ, देश को आजादी मिली, उस समय समाज में या इस देश में विकराल समस्याएं थी, काफी बड़ी समस्याएं थी। तो निश्चित तौर पर जो भारत में वैदिक और उत्तर वैदिक संस्कृति थी और जो मध्य युग हुआ पाखंड विद्या का युग था, और उसी के थे वर्तमान में भी ये प्रक्रिया क्रियान्वित है। उच्च जाति के लोग जो निम्न जाति के लोगों से तो अनावश्यक हिंसा से देखा करते थे और आज भी जाति व्यवस्था हर जगह मौजूद है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी का मेन उद्देश्य यही था, जो SC/ST और OBC वालों को ऊपर उठाना था। आज की जो प्रक्रिया है वो यही है कि जो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी उसके पीछे बाबा साहब का यही रोल था, यही रीजन था कि जो समाज की मुख्यधारा से अलग हो चुके हैं और उन समाज की मुख्यधारा से अलग होने के लिए जब उनको उनके समक्ष उनके बराबर का दर्जा मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर जब वो कंधे से कंधे मिलाने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज वर्तमान की जो राजनीति धूमिल हो चुकी है, आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्रीय दल हो, आज जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, जिससे कि वर्तमान में जो राजनीति है काफी धूमिल होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के, साहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, परियार रामास्वामी नायकर आदि के विचारों से प्रेरित होकर काशीराम जी ने अपना एक नया दल बनाया, अपनी एक नई पार्टी बनाई, इसको बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो हम ये कह सकते हैं कि सुश्री मायावती जी है। और बहुजन समाजवादी पार्टी का नारा पहले बहुजन ही था, लेकिन वर्तमान में बहुजन को समाप्त हटाकर सार्वजनिक और सर्वजन सुखाई का नारा दिया गया। तो ये आ जाता है बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रारंभ में क्या नारा था, कौन सा नारा था? तो पहले बहुजन ही अंतर इसका नारा था, लेकिन वर्तमान में इसको परिवर्तन कर ये कह दिया सर्वजन सुखाई
समाजवादी पार्टी का जो मुख्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है और कई बार मायावती जी मुख्यमंत्री के पद पर भी हासिल रहे। वर्तमान में आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो दलितों पर जो SC/ST और OBC पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी आवाज उठाने में मात्र एक कोई दल है बहुजन समाजवादी पार्टी है, उसका चुनाव चुनाती है। तो क्वेश्चन आता है बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? स्वर्गीय काशीराम जी ने कब की? 14 अप्रैल 1984 में उनका नारा क्या था? प्राचीन नारा क्या था? बहुजन। वर्तमान में सर्वजन हिताय सभी का हक हो और सर्वजन सुखाय सभी का सभी जनता को सुख मिले और उसका मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी है। इससे पहले भाजपा, कांग्रेस और जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ये राष्ट्रीय दल है। आगे और दल है वो देखते हैं। तो इससे पहले जो राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में उसका जो एजेंडा है और उनका जो सुप्रीमो है और उनका जो कार्य क्षेत्र है या जो मुख्य क्षेत्र है उसके बारे में हम बता रहे थे। अब हम जो 5वां राजनीतिक या जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है वो भारतीय साम्यवादी दल है। इसको CPI जो माकपा के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। माकपा CPI बोले या माकपा कहे, भारतीय साम्यवादी दल और माकपा या CPI दोनों कर सकते हैं। ये जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन जो महासचिव है एक वर्तन है माकपा के जो महासचिव बी वर्तन को बनाया गया। तो 1921 में 1921 में दलों की भरमार आती जा रही थी। राष्ट्रीय दलों का अपना वर्चस्व मिला रहे थे। चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा भी इनको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जा रही थी, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे उस समय उनको भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो शर्तें देखी गई उन शर्तों पर ये खरे उतर रहे थे। और निश्चित तौर पर M.N. रॉय के द्वारा 1921 में भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने अमृत ढांगे, दीपेश गुप्ता, J.S. अहमद और राजेश्वर राय वो भी शामिल थे। तो हम ये कह सकते हैं अमृत ढांगे और दीपेश गुप्ता को साथ लेकर M.N. रॉय ने 1921 में भारतीय साम्यवादी पार्टी का गठन किया। उनका मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य, जो मेन एजेंडा होता है वो यही होता है कि पूंजीवाद का विरोध करना। जो धनाढ़े लोगों की जो शासन व्यवस्था थी, धनाढ़े लोग जो धनिक वर्ग के लोग थे, गरीब तबके के लोगों को अनावश्यक परेशान कर रहे थे, तो इसका फायदा गरीबों को नहीं मिल रहा था। उसी स्थिति में डांगे साहब, रामेश्वर राय और जो उनके जो कर्णधार है भाजपा के सबसे प्रमुख कर्णधार M.N. रॉय के द्वारा 1951 में 1921 में भारतीय साम्यवादी पार्टी का गठन किया। उसका उद्देश्य ये था पूंजीपतियों का विरोध करना और मजदूर वर्ग का समर्थन करना। इसी प्रकार इसी घटना में ये कह सकते हैं जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए ये पूरा संसार है। उसी के रूपरेखा के तहत उन्हीं के नक्शे कदम पर उन्होंने M.N. रॉय ने मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन किया और उसमें सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य होगा और मजदूर जो धनिक वर्ग है उनका अंत होगा। तो निश्चित तौर पर साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया। तो साम्यवादी विचारधारा यही थी कि एक निश्चित स्थान पर उत्पत्ति के साधन है
उनको रख दिया जाएगा और व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उनका उपभोग कर सकता है। तो ये मार्क्सवाद से संबंधित है। मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा इसी के लिए 1964 में भारत और चीन के मध्य विवाद हुआ और जब विवाद हुआ तो एम.एन. रॉय के द्वारा और उनके जो साथी थे उनमें मतभेद हो गया और जब मतभेद हुआ तो भारतीय साम्यवादी पार्टी दो दलों में बट गई। एक तो भारतीय साम्यवादी पार्टी जो दक्षिणपंथी थी, जिसको साउथ वाले कह सकते हैं, दूसरा भारतीय साम्यवादी दल जो मार्क्सवादी पार्टी थी। तो साम्यवादी और मार्क्सवादी जो दक्षिणपंथी थी पैसे वालों का समर्थन करने लगी और भारतीय साम्यवादी दल जो गरीबों का समर्थन करने लगी। तो निश्चित तौर पर 1964 में भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन हुआ और जैसे विभाजन हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन यह आ जाता है साम्यवादी दल का माकपा का गठन कब हुआ? 1964 में। और जब 64 में हुआ तो दक्षिणपंथी और वामपंथी को इनके बारे में भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। दक्षिणपंथी क्या और वामपंथी क्या है तो आपको बता देना है। उसके बाद में माकपा का जो ले जाए उसका कार्य मुख्य क्षेत्र केरल वाला स्थान है, केरल राज्य है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। तो ये आ जाता है। राकपा एससीपीआई का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? दूसरा आएगा 2 नंबर का, तो आपको याद रखना है। तो निश्चित तौर पर इसके जो गठन है उसका गठन करने वाले हैं रॉय है, जिन्होंने न मानवतावादी सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। आगे हम देखेंगे कि भारतीय साम्यवादी दल जिसको मार्क्सवादी सीपीआई-एम कहते हैं, सीपीआई-एम यही दल है, लेकिन इसको सीपीआई-एम इसको मार्क्सवादी कहते हैं और इसको साम्यवादी कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय साम्यवादी दल इसको सीपीआई को दूसरा है सीपीआई-एम जो मार्क्सवाद का समर्थन करती हैं। उसके एजेंडे उसकी रूपरेखा निम्न प्रकार से वो देखें। जो पांचवा है जो अंतिम दल है वो भारतीय साम्यवादी दल। छठा जो राष्ट्रीय दल है वो भारतीय साम्यवादी दल, इसको मार्क्सवाद के नाम से भी जानते हैं या अपन ये कह सकते हैं सीपीआई-एम। इसमें मार्क्सवाद का प्रमुख मिलता है। मार्क्सवाद का प्रभाव इसमें इस दल में दिखाई देता है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय साम्यवादी जो दल है जो मार्क्सवाद से संबंधित है उसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस नाम से जानते हैं? सीपीआई-एम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद में जब 1964 में 1964 में भारत और चीन के मध्य विवाद हुआ तो निश्चित तौर पर एम.एस. डांगे ने माकपा से अलग होकर 1964 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। हम ये कह सकते हैं माकपा के संस्थापक एम.एस. डांगे हैं और इसकी स्थापना 1964 में हुई। इसके जो महासचिव हैं प्रकाश प्रसाद हैं और इसका जो मुख्य क्षेत्र है कार्य क्षेत्र है पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार से आप सबको विदित होना चाहिए कि हम या कोई भी व्यक्ति हमसे ये पूछ सकता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, कब इसका गठन हुआ, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसका एजेंडा क्या है और कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने ये सभी जो 6 राष्ट्रीय दल है उनके बारे में विस्तृत
अध्ययन करके आपको समझ दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन यही रहेगा 4 नंबर का या 2 नंबर का कि राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग किस प्रकार से मान्यता देता है। जो भी शर्तें हैं उन शर्तों को आपको अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ लेना है, रख लेना है। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं जो राष्ट्रीय दल है, जो राज्य स्तर पर जो दल है, जो मान्यता प्राप्त दल है, उनके बारे में पूछ सकता है और क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए या राज्यों को कितने दलों की मान्यता है। तो निश्चित तौर पर दलों बताएंगे 41 राज्य स्तरीय दल है और 1144 ये राजनीतिक दल है। तो कोई सा भी दल पूछ सकता है, 2 दल पूछे, 4 दल पूछे या 6 राष्ट्रीय दल पूछे, या फिर उनकी जो कार्य प्रणाली है, एजेंडा है या जो उद्देश्य है या उनकी सुप्रीमो कौन है, उनके बारे में पूछ सकता है। तो आपको अच्छी तरह से इनको देखना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखे। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि भाजपा व उसके सहयोगी दलों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल कह सकते हैं। भाजपा व उसके सहयोगी दलों को किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये आते हैं भाजपा व उसके सहयोगी दलों को किस नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल बेटे अच्छी तरह से आपको याद रखना है। भाई भाजपा के अगर किसी प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है जब चुनाव होते हैं, तो उसके सहयोगी कौन से दल होते हैं, और जब सहयोगी दलों को मिलाकर जब सरकार बनती है तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल के नाम से संबोधित करते हैं। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं माकपा और भाकपा में सूत्र को वाम मोर्चा दल कहते हैं। माकपा और भाकपा, सीपीआई ये माकपा और भाकपा इनको किस नाम से जानते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं भाकपा और भाकपा का संयुक्त दल को वाम मोर्चा दल कह सकते हैं। वाम मोर्चा दल के नाम से संयुक्त दल से दोनों दलों को मिलाकर भाकपा और भाकपा से कौन सा दल बनता है, वाम मोर्चा दल। ये आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं आजादी के बाद कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ, आजादी से पहले विभाजन 1907 में हुआ, दूसरा 1918 में हुआ। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है। आजादी के बाद कांग्रेस का विभाजन, आजादी के बाद कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1969 में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में पहला विभाजन 1907 में हुआ और दूसरा विभाजन 1918 में हुआ। और निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय दलों के बारे में आपको अच्छी तरह से देखना है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे इनकी जो विशेषताएं है वो देखेंगे। तो राष्ट्रीय दलों के बाद में उनकी जो एजेंडे हैं, कार्यक्रम है, उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो दल है और जो भारतीय जो राजनीतिक दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, उनकी जो प्रणालियाँ, उनकी विशेषताएं विभिन्न प्रकार से। तो हम ये कह सकते हैं कि खुली राजनीतिक व्यवस्था, पहली विशेषता जो राजनीतिक दल है उनकी पहली विशेषता यही है कि भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और जो आर्टिकल 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत भारत में ये व्यवस्था की गई है कि भारत में
कोई व्यक्ति अपना संघ बना सकता है, संगठन बना सकता है, उस पर कतई मनाही नहीं है। और निश्चित तौर पर भारतीय जो राज्य व्यवस्था है और उस राज्य व्यवस्था में जो दलीय व्यवस्था है उसकी सर्वप्रमुख विशेषता यही है कि भारत का कोई सा भी व्यक्ति अपना एक संगठन बना सकता है, बशर्ते उसकी जो एजेंडे होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं वो जनता के हित के लिए हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो हम ये कह सकते हैं कि खुली राजनीतिक व्यवस्था है, भारत में किसी का कोई दबाव नहीं है। अगर आप अपना दल बनाना चाहते हो तो निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग के द्वारा उसकी मान्यता प्राप्त, उसकी जो शर्तें हैं, नियम कानून कायदे हैं, उन नियम कानून कायदों के माध्यम से आप अपना संघ बना सकते हो और यह राजनीतिक दल का प्रादुर्भाव कर सकते हो, गठन कर सकते हो। तो पहली विशेषता यही है कि राजनीतिक व्यवस्था आर्टिकल 19 के उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं भारतीय जो दल प्रणाली है उसकी विशेषता बहुदलीय है। भारत में एक दलीय सरकार नहीं है, द्विदलीय सरकार नहीं है। भारत में बहुत से दल है, विशेषकर 6 राष्ट्रीय दल है, 41 क्षेत्रीय दल है, राज्य के जो मान्यता प्राप्त है और गैर मान्यता प्राप्त दल 1144 के लगभग है। तो हम ये कह सकते हैं भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और जब बहुदलीय व्यवस्था है तो जिस दल को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है और प्रतिनिधि चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो उसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वो प्रतिनिधि बन जाएगा। इसी तौर पर भारत में बहुदलीय व्यवस्था की विशेषता है जो भारतीय दल प्रणाली की एक अद्भुत विशेषता रही है, क्योंकि ये अन्य विदेशी ताकतों के समकक्ष नहीं है। भारत में दलीय व्यवस्था एक विकास का स्वरूप है, एक परिवर्तन का स्वरूप है, जबकि दैनिक तंत्र के माध्यम से, कई राजतंत्र के माध्यम से वहां पर राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव हुआ, गठन हुआ है। जबकि भारत में जो भी राजनीतिक दल है उनका गठन धीरे धीरे हुआ है और बाकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हुआ है और उन सबकी जो कार्य प्रणाली है, जो उनका एजेंडा है वो सबके लिए समान है। दूसरी विशेषता है एक प्रभुत्व की व्यवस्था। 1967 तक भारत में एक ही दल का प्रभुत्व रहा और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, लेकिन 1967 के बाद में भारतीय जनता पार्टी 1900 जो जनसंघ था 1951 में वे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा 1980 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका वर्चस्व धीरे धीरे कम होता गया। इससे पहले हम ये कह सकते हैं कि 1967 तक एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था नहीं थी, तो ये भी एक राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि भारत में एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। उसके बाद में हम अगली जो विशेषता है वो देखेंगे सुदृढ़ विरोधी दल का भाव। भारत में जिस दल को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है और न्यूनतम जो आंकड़ा होता है, जो न्यूनतम कोटा होता है, जैसे राजस्थान में 200 एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ असेंबली। राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं। 200 में से जिस दल को, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई सा भी दल हो, जिस दल को 101 सीटें मिल जाती है वो अपनी सरकार बना लेगी। और निश्चित तौर पर विपक्ष का जो दल है उसको 70 या 78 या 90 सीटें मिल जाती हैं, तो निश्चित तौर पर वह दल जब सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था या विधेयक पारित किया जाएगा उस पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जब 1967 से पहले जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता था तो वो था कांग्रेस, और उसके जो विपक्ष में जो दल थे उनको ना के बराबर सीटें मिलती थी। तो इसलिए
राजनीतिक दलों की ये भी विशेषता रही है कि 1967-1980 से पहले विपक्ष में मजबूत विरोधी दल नहीं था, यानी मजबूत विरोधी दल का भाव था। लेकिन धीरे धीरे वक्त और समय की नजाकत को देखते हुए धीरे धीरे भारत में राजनीतिक विपक्ष में जो राजनीतिक दल है उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। उसी कड़ी में आप ये कह सकते हैं उसके कुछ जो विशेषता है राजनीतिक दलों में विभाजन की व्यवस्था, ये शुरू से ही ये व्यवस्थाएं मौजूद थी। जितने भी राजनीतिक दल बनते हैं, चाहे 1985 में कांग्रेस के द्वारा जब कांग्रेस की स्थापना हुई, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, 64 में माकपा और राकपा का गठन हुआ। लेकिन जब उनका बिखराव हुआ तो उनमें अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने अपने क्षेत्र को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए अलग दल बन जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब राजनीतिक दलों में विभाजन हो जाता है, बिखराव हो जाता है, तो उनके जो एजेंडे होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनको पूर्ण नहीं कर पाते हैं और जनता के समक्ष वो जीत तो जाते हैं, जनता को लुभावने भाषण तो देते हैं। लेकिन जब उनमें उस दल में उस पार्टी में आपस में बिखराव होता है, मनमुटाव होता है, मतभेद होते हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी एक पायलट उठे और दूसरा गहलोत उठे। इस समय कोरोना का काल चल रहा है, तो लगातार 2 महीने 1 महीने तक सियासी जंग हुई। उसमें अंतिम क्षणों में पायलट समर्थक और पायलट को समझा बुझाकर अजय माकन जी के द्वारा केंद्रीय जो कार्यकारिणी थी सोनिया जी की, उसको समझाकर उसको पुनः एक कर लिया गया और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का पतन होने से बचा लिया। तो निश्चित तौर पर जब भारत देश में या राज्यों में इस प्रकार का संकट आ रहा है और तभी भी ये राजनीति वाले जो राजनीति में भाग लेते हैं वो नेता जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनका मेन मकसद यही होता है कि जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। लेकिन ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में हो चाहे प्राचीन काल में हो, सब अपने स्वार्थ के लिए अपने आप सीधा करने के लिए राजनीतिक दलों में बिखराव कर देते हैं और अपनी जो विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। जबकि यह होता है कि जब पार्टी बन जाती है उनके विचार मेल खाते हैं और जब विचार मेल खाते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी आपातकालीन स्थितियों में संकट के समय उन सबको एकजुट होना चाहिए। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद हो जाता है, भारत का अन्य देशों के साथ विवाद हो जाता है, तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे माकपा हो या राकपा, सबको एकजुट होकर उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और तुरंत बैठक बुलानी चाहिए। उसमें किसी को कोई टाइम विषय नहीं होनी चाहिए। तो इसी तौर पर भारतीय जो राजनीतिक दल है, भारतीय जो चुनाव प्रणाली है, उसमें अभी भी काफी सुधार की गुंजाइश है। अब जाकर राजनीतिक दलों में विभाजन और बिखराव की स्थिति होगी। 85 संविधान संशोधन 1952 में ये तय किया गया कि एक नियम बनाया गया, उस नियमों के तहत कोई दल अपने से विभाजित होता है तो वो नियम भी फॉलो नहीं हो पा रहे। तो निश्चित तौर पर जो संविधान के द्वारा जो नियम कानून कायदे दिए गए हैं, वो नियम कानून कायदों के माध्यम से देश की जो शासन व्यवस्था है उनको क्रियान्वित करते हैं। तो ये घातक सिद्ध होता जा रहा है। ये व्यवस्था को कहने का अभिप्राय है, इस पर हर भारतीयों को, हर युवा को गौर करना चाहिए और जो मत देते हैं, मत का प्रयोग करते हैं, उसको सोच समझ कर देना चाहिए। पढ़े लिखे वर्ग के जो लोग हैं, अनपढ़ लोग जो है, उनको सोच समझ कर उनको समझा ऐसे सरकार की स्थापना करें, ऐसी सरकार की स्थापना करें जिससे कि भारत हो, चाहे राजस्थान हो या पंच हो, चाहे सरपंच हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो देश का, राज्य का और अपने स्थानीय शासन का विकास करे। इस पर गौर करना आवश्यक है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं क्षेत्रीय दलों में उत्तरोत्तर जितने भी क्षेत्रीय दल, चाहे अकाली दल हो,
चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो, ये दल अनावश्यक भर्ती करते जा रहे हैं। जैसे 41 क्षेत्रीय दल है, 41 क्षेत्रीय दल है, जबकि इतनी अनावश्यक नहीं है। मात्र एक और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए राजनीति में मात्र लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए भाग लेते हैं, जबकि उनको जब वोट मिलता है तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो बाद में ये सोचने लायक बातें हैं। ऐसी बातों को ध्यान में रखकर जब चुनाव के समय हर व्यक्ति जो व्यस्त होता है अपनी सोच समझकर वोट देशवाद के माध्यम से वोट न दे। और आए दिन शिक्षित लोग की भरमार होती जा रही है। वर्तमान में 1144 गैर क्षेत्रीय दल है, तो ये सोचने लायक बात है। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं आंतरिक बंदी जो जिस तरह की सरकार हो उसमें सीनियर और जूनियर, युवा और वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं उनमें आंतरिक ऐसा आंतरिक उत्पत्ति देखने को मिलती है। वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार को देख लो और सुभाष सचिन को देख सकते हैं। इसका ये ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। भी देश का विकास या राज्य का विकास में बाधा डालती है, लेकिन ये भारतीय राजनीतिक प्रणाली की विशेषता सदा चलाई प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये उत्पत्ति होती रहेगी और ये शासन व्यवस्था चलती रहेगी। इसी प्रकार इसके विशेषता हर व्यक्ति अपनी कोई लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए या भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सोचते हैं, ये चांस लेते हैं कि अगर जो भी बड़े दल है उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो अपन जो निर्दलीय व्यक्ति है वो अगर गलती से जीत जाते हैं तो उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है और उस दल में शामिल कर लेते हैं और वो अपनी कीमत उनको मिलती है। तो निश्चित तौर पर निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो पूरी लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद में धर्म और जाति के आधार पर बहुत भारतीय व्यवस्था की सबसे दूषित विशेषता यही है कि आज चाहे वो स्थानीय शासन हो, चाहे एमपी का शासन हो, एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, उसमें जाति के आधार पर धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, जो एक दूषित परंपरा है। एक ऐसी परंपरा है जो एक बार ऐसी बीमारी जो एक बार लगने के बाद वो कभी छूटती नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगते हैं तो वोट ना दे और उसकी अवहेलना करे, जो योग्य है और सब समय उसको वोट दे और आने वाले समय में एक ऐसी सरकार का गठन करे जिसके माध्यम से देश शिखर पर पहुंच सके। इसी प्रकार व्यक्तित्व की पूजा अपनी विशेषता व्यक्तित्व की पूजा करिश्मावादी नेतृत्व आज सरकार चुनने में वोट मांगने में जो करिश्मावादी व्यक्तित्व है, चमत्कारी व्यक्तित्व की जो धनी है, लोगों को लुभावने भाषण देते हैं, वक्ता होते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उनके माध्यम से व्यक्तित्व के आधार पर वोट दिया जाता है। लेकिन उनकी जो मंत्रिमंडल है, उनकी जो कार्यकारिणी है उनको देखकर वोट नहीं देते हैं, जो अनुचित है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के आधार पर जिस प्रकार से गांधी परिवार के माध्यम से गांधी परिवार में चाहे सोनिया जी और राहुल गांधी हो, चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, अगर उसको प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए खड़ा कर देते हैं तो उसको जनता वोट दे देगी। या नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, अगर उनको व्यक्तित्व की छवि के माध्यम से जगह जगह हाईलाइट प्रचार करेंगे, उनके व्यक्तित्व को देखकर उनको वोट दे देंगे। लेकिन चाहे वो पढ़े लिखे हो या चाहे ना हो, चाहे देश को संभालने की उनमें क्षमता हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता उनकी ओर आग बंद करके चले जाती है, जो एक घातक विषय है। आने वाले समय में अगर ऐसा होता है व्यक्तित्व के आधार पर वोट देते हैं तो ये एक व्यक्ति का व्यक्तित्व देखकर अगर सरकार उसके हाथ में सौंपते हैं, देश की सरकार उसके हाथ में सौंपते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही घातक होगा। उसके बाद में स्पष्ट नीति कार्यक्रम का बाद चुनाव के समय जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो
कार्यक्रम जो एजेंडा थे तो कर लिए जाते हैं, कोई 14 सूत्रीय कार्यक्रम करते हैं, कोई 21 सूत्रीय कार्यक्रम करते हैं। वर्तमान में जो MLA है राजस्थान में विधानसभा में गहलोत जी ने, और गहलोत जी की जो पार्टी थी उन्होंने ये कहा कि सब संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा और जो अन्य जो संविदा पर जो कर्मचारी हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव के समय में तो ऐसे एजेंडे प्रसारित कर देते हैं, लेकिन बाद में वो 5 साल तक उस एजेंडों की तरफ देखते भी नहीं और वो आगे क्रियान्वित करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार जो नीति है, जो एजेंडा बनाया जाए वो एक प्लानिंग के अनुसार बनाया जाए और उस प्लानिंग के अनुसार ही भारतीय जनता पर लागू की जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कोई सा भी दल हो उसकी स्पष्ट नीति हो, अच्छे कार्यक्रम हो और उन कार्यक्रमों के माध्यम से शासन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, प्रशासन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में उसके विशेषता पश्चिमी देशों में विपरीत भारतीय धनी व्यवस्था का विकास। पश्चिम देशों में जो यूरोपियन देशों में धनिक तंत्र, राजतंत्र, इस प्रकार से वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए, उसमें सामान्यीकरण करने के लिए, उनमें नियमों को एकीकरण करने के लिए दलों का गठन करते हैं। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में तो जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा था। इसकी वजह से एक संगठन बना, वो 1885 में बना और यह प्रक्रिया चलती आ रही है। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों के भारत में धनी व्यवस्था का विकास हुआ है। उसी परिणाम ये कह सकते हैं राजतंत्र के उत्सवों आदर्शों में समानता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या राजपा हो या माकपा हो या अकाली दल हो या जम्मू कश्मीर विकास पार्टी हो, उन सबके एजेंडे एक ही होते हैं। कोई राम मंदिर पे कहता है, कोई हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देता है, कोई SC/ST वालों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए कहता है, कोई 5,000 10 लाख की नौकरियों के लिए प्रलोभन देकर ऐसे एजेंडा बनाया जाता है और उनके सबके एजेंडे एक ही होते हैं, उनका लक्ष्य भी एक ही होते हैं, नीति भी एक ही होते हैं। लेकिन हम सब उनको समझने से हमारी समझ में थोड़ी कमी होती है और उनके एजेंडा को देख नहीं पाते हैं, बाकी बंद कर लेते हैं। निश्चित तौर पर अपनी विशेषता यही है कि राजनीति स्थिरता के जन्मदाता है। जितने भी क्षेत्रीय दल बढ़ेंगे, जितने भी निर्दलीय दलों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर अनावश्यक जनता पर भार पड़ेगा। और जब अनावश्यक जनता पर भार पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति क्षेत्रीय दल बनाना चाहता है। आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि कोई भी दल, संगठन, समूह बना सकता है और मात्र कोई लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपना दल स्थापित कर लेता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उनमें राजनीतिक दलों में स्पर्धा होती है। कार्यकाल चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन समय से पूर्व वो स्थगित हो जाती है या राष्ट्रपति महोदय द्वारा या राज्यपाल महोदय के द्वारा उनको स्थगित कर दिया जाता है, जो भारतीय धनी व्यवस्था के लिए घातक है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसमें एकता या चुनाव आयोग द्वारा इस प्रकार के नियमों को फॉलो करे जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों में स्थिरता है और स्थिरता आएगी तभी हम ये कह सकते हैं कि देश का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास से अभिप्राय है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, और हर युवा वर्ग को नौकरियां मिलेगी और कल कारखानों की स्थापना होगी। जब कल कारखानों की स्थापना होगी तो लोगों की प्रतिबद्धि आय बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर भारत में जो व्यस्त मताधिकार के आधार पर और जो भारत में जो संविधान देने की जो योग्यता, मतदाता की योग्यता, उसके आधार पर सरकार को चुनना होगा। और ये जो विशेषता है उनको आप एक देख सकते हो। खुली राजनीतिक व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, एक दलीय प्रमुख व्यवस्था 1967 में कांग्रेस का रहा। सुदृढ़ विरोधी दल का भारत में भी मजबूत विरोधी दल नहीं है। राजनीतिक दलों में विभाजन की स्थिति है, कभी भी ये विखंडित हो जाते हैं। क्षेत्र उत्तरवर्ती हर व्यक्ति लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए बहुत से दल उत्पन्न कर लेते हैं। आज उत्पन्न देखने को मिलती है, निर्दलीय उम्मीदवारों में हो जाती है, धर्म वोट जाति के आधार पर वोट मांगते हैं जो अनुचित है।
मांग करते हैं। पश्चिमी देशों की विपरीत व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और अन्य देशों की जुड़ी व्यवस्था विपरीत है। उसके बाद में राजनीतिक दलों और आदर्शों में समानता है। जितने भी क्षेत्रीय दलों, चाहे राष्ट्रीय दलों, चाहे राज्य स्तरीय दलों, उन सबके आदर्श, उनके लक्ष्य, उनके कार्यक्रम एक समान ही होते हैं। उसके बाद में राजनीतिक स्थिरता के जन्म जाता हर व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर देते हैं, और जब बगावत करेंगे तो सरकार अपदस्थ हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए काफी लंबे समय लग जाता है, और जब विश्वास सिद्ध नहीं होता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हमें ऐसी व्यवस्था और जो भारतीय व्यवस्था उसको सुदृढ़ करने के लिए हमें एक योग्य, एक समर्थ मतदाता बनना होगा और देश के लिए कार्य करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।